मार्शल आर्ट्स में हम MMA, कुंग फू की, कराटे की, ताइक्वांडो की, किक बॉक्सिंग की, लायन मार्शल आर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हर बात पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके अनुशासन और लगन को हम सलाम करते हैं। नाम है सीफू सिहान सौदागर सलीम खान जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आज हम बात करेंगे उनसे उस पसीने की, उस जज्बे की, उस जीत की और उस हार की, जो जज्बा सर को आज इस मुकाम तक लेकर आया है। सर हमारे एक इंटरनेशनल लेवल के फाइटर हैं। सर, आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मार्शल आर्ट की शुरुआत आपने कहाँ से की और कब की? मैंने 1983 में जब टर्नर रोड पूरा जंगल हुआ करता था, हम लोग क्लेमेंट टाउन टर्नर रोड के रहने वाले हैं, तो वहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, आर्मी एरिया था वहाँ। क्या मैं छोटा था और जहाँ पे हमारा घर था वहाँ साइड से एक नदी जाती थी और नदी में एक सहतूत का पेड़ था, उसकी मोटी डालियाँ पानी में ऐसे करके गई हुई थी। और उस टाइम सारा जंगल का माहौल हुआ करता था 1983 में, 1983 में। तो मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, तो मेरी आदत थी, मुझे पानी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं उस डाली पे जा कर के पैर लटका करके बैठ जाता था। तो उस टाइम एक जर्नल थे जो रिटायर्ड थे, उन क्लेमेंट टाउन में ही रहते थे। वो रोज़ मॉर्निंग में रनिंग करते थे और मैं वहाँ मॉर्निंग में उस डाली पे बैठा रहता था पानी में पैर लटका के। तो वहाँ पे अक्सर करके हमारे टर्नर रोड में जंगल होने की वजह से लोग हिरन का या दूसरे जानवरों का शिकार करने आते रहते थे। तो हमारे पापा हमें बता के रखते थे कि देखो आप लोग ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, नहीं तो शिकारी आप लोगों को पकड़ ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो जनरल साहब थे वो काफ़ी लंबे चौड़े थे, महाराष्ट्र के थे, मराठी थे। तो वो रनिंग कर रहे थे, रनिंग करते करते अचानक से गिर गए। तो मैंने ये सोचा कि मुझे लगता है कि किसी शिकारी ने इन्हें गोली मार दी। ठीक है, तो मेरे पापा दरअसल में एक खुद भाले और तलवार के बहुत अच्छे योद्धा थे। तो बहुत अच्छे तलवारबाज, बहुत अच्छे लाठीबाज और तलवार भाले चलाने में बहुत माहिर थे मेरे पापा। और तो इस वजह से हमें युद्ध की बहुत सारी चीज़ें हमारे पापा भी हमें सिखाते थे। तो मुझे लगा, मेरे पापा कहते थे कि हमेशा किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर वहाँ डालियों में छुपा रहा, मैं वहाँ बैठा था, मैं ऊपर चढ़ के और डालियों में छुप गया। छुप करके फिर मैं देखता रहा कि वो उठे नहीं उठे। तो मैंने देखा कि काफ़ी टाइम तक उन्हें कोई लेने नहीं आया। तो मैं छोटा बच्चा था, मैंने कहा शिकारी, इसका मतलब वो डर के कहीं छुप गए हैं। तो मैं पेड़ के दूसरी डालियों से जा करके नदी क्रॉस करके मैं उनके पास गया, मैंने हिलाया तो उनकी सांसें चल रही थी। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मरने वाले को लास्ट में पानी पिलाना चाहिए। तो वो मुझे पापा की बात याद थी कि मरने वाले को लास्ट टाइम पे पानी पिलाना है। तो मैं दूसरे रास्ते से घर गया भाग करके, फिर गिलास में पानी ले करके आया। तो मैंने कहा मर तो रहे हैं, उनको पानी पिला देता हूँ। मैं छोटा सा बच्चा था, जैसा मेरे माँ बाप शिक्षा देते हैं वैसा ही बच्चा फॉलो करता है। छोटे बच्चे को तो जैसा माँ बाप कहते हैं, तो माँ बाप कहते थे मरने वालों को पानी पिलाना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। मैं गिलास में पानी लेके आया, उनके मुंह में पानी डाली मैंने। पानी डालने के बाद वो 2-3 उन्होंने झटके लिए सांस के, फिर उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे तो देखा कि छोटे बच्चा, मैं उनके पास गिलास लेके बैठा हुआ। तो मैंने कहा अंकल अब आप मरने वाले हो तो इसलिए मैं पानी पिला रहा हूँ। तो पहले तो वो मुझे ध्यान से देखा, उन्होंने कहा नहीं बेटे, मैं मरने वाला नहीं हूँ, कि मेरे को तो उनको अस्थमा का अटैक आया था। उनको अस्थमा का जो पंप था वो गलती से छूट गया था उनके घर पे, वो रनिंग करने निकल गए, उनको अस्थमा का अटैक पड़ा था। तो उन्होंने मेरे को बहुत थैंक यू बोला, बहुत थैंक यू बोल करके उन्होंने कहा कि बेटा कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसानमंद हूँ। तो हमेशा जब वो सुबह आते थे तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आते थे, मैं पेड़ के डाली पे ही मिलता था उनको। एक दिन उन्होंने मेरे को फिर प्रेरित करा और वो कराटे में आशियारा कराटे की ट्रेनिंग देते थे। कराटे में आशियारा फुल कॉन्टैक्ट फाइट होती है। तो वो उन्होंने कहा कि देखो मैं फ़ाइट सिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जा करके क्लेमेंट टाउन झील पे एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था पहले, ठीक है, शायद वो अब भी है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे वो, और उनके बेटे भी आर्मी में थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मार्शल आर्ट होता क्या है, क्योंकि मैं 1983 में 6-7 साल का रहा हूँगा, ठीक है। तो 5-6 साल का था। तो उस दौरान मैं देखने गया क्लास में, तो वो अच्छी फाइट कराते थे। तो मैंने कहा मैं भी बन सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बेटा जी, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको इस लायक बताऊँगा कि आप दुनिया में जाकर के कहीं भी नाम रोशन कर सको। तब मेरी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत हुई, कराटे आशियारा की,
ठीक है। उसके बाद फिर मैं मार्शल आर्ट्स के फील्ड में बहुत सारी जगह गया, अलग अलग स्टेटों में सीखी। फिर मैंने युद्ध गुरुकुल में ट्रेनिंग ली, बहुत सारी जगह सीखी, कभी हम डिटेल में बताएंगे। तो ये हिस्ट्री कम से कम 5-6 घंटे की होगी जो मेरी रियल लाइफ की है। जब उन्होंने मार्शल आर्ट सिखानी शुरू करी तो उस दौरान जब मैंने फाइट्स देखा तो मैंने अपने बचपन में एम लिया कि मैं आने वाले टाइम में एक ऐसा फाइटर, एक ऐसा योद्धा बनूंगा कि मुझ जैसा योद्धा, मुझ जैसा फाइटर दुनिया में ढूंढे ना मिले। और अल्लाह के रहम करम से, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं उस लेवल का फाइटर हूँ कि मुझ जैसा फाइटर ढूंढने से नहीं मिलेगा। मुझसे अच्छे मिल जाएंगे, मुझसे बेकार मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़, जो क्वालिटी, जो मार्शल आर्ट्स की युद्ध रणनीति, जो चीज़ें मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आज के टाइम में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना कितना जरूरी है? लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ऐसे ज़रूरी है कि जैसे कोई लड़की सांस लेती है, उसे सांस से भी ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि लड़की अगर सपोज करो, अगर लड़की कहीं से जा रही है तो उसको छेड़ा खाने का डर होता है, वो डर के मारे मतलब दुबक के चलती है। जैसे सपोज करो लड़कियां स्कूल में, कॉलेज में जब जाती हैं तो उनको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे 8th क्लास तक तो लड़की के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं होती, लेकिन जब वो 9th-10th में पहुंचती है लड़की, तो लड़की के साथ कई तरह की छेड़ाखानी शुरू हो जाती है। लेकिन वो अपने माँ बाप को इज्जत देते हुए, खुद को मतलब खुद की बेइज्जती ना हो, इसलिए वो दूसरों को शिकायत नहीं करती कौन लड़का उसके साथ क्या बदतमीजी कर रहा है, कौन लड़का उसके साथ छेड़ाखानी कर रहा है, वो नहीं कर पाती, वो हेजिटेट करती है। बहुत कम लड़कियां होती है, 1000 में एक लड़की होगी 9th-10th की जो अपने माँ बाप को या अपने टीचर को बताएगी कि कौन से लड़के ने उसके साथ कैसी बदतमीजी करी है। अगर आप पर्सनली किसी लड़की से पूछेंगे तब पता लगेगा कि हर लड़की के साथ 9th-10th में ही छेड़ाखानी, बदतमीजी शुरू हो जाती है। और जब वो 11th-12th में पहुंचती है तो उससे थोड़ी बड़े लेवल की छेड़ाखानी शुरू हो जाती है। जब वो लड़की कॉलेज जाती है तो उसको कॉलेज में बहुत तरह की उटपटांग चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो वो सर झुका करके या घर में रात में सोते हुए वो अपने बिस्तर में, कई बार लड़कियों को नींद भी नहीं आता उस छेड़ाखानी की वजह से। ठीक है। अगर कोई भी लड़की अगर मार्शल आर्ट सीख लेती है तो वो स्कूल में भी, कॉलेज में भी और जॉब लाइफ में भी अपने साथ की सारी लड़कियों को सेफ्टी प्रदान करेगी और अपनी सेफ्टी तो करेगी ही करेगी। बहुत बढ़िया। सर लोग कहते हैं लड़कियों को फाइट नहीं आती या लड़कियों को फाइट नहीं सीखनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? लोगों की गलत मानसिकता है, उनको एजुकेशन की कमी है, लोगों के अंदर अभी स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है। लोग मार्शल आर्ट्स को एक नॉर्मल सिस्टम से देखते हैं। मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स में है। जैसे सपोज करो हम लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं तो मार्शल आर्ट्स में हम MMA, कुंग फू की, कराटे की, ताइक्वांडो की, किक बॉक्सिंग की, लायन मार्शल आर्ट्स, मुए थाई, सारी आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे सपोज करो वुशु है तो वुशु मिनिस्ट्री गेम है, इंटरनेशनल ओलंपिक में है। ठीक है। अभी हमारे क्लास में एक लड़की ट्रेनिंग करती थी, फिर उसने दिल्ली में ट्रेनिंग करा, फिर उसने हरियाणा में ट्रेनिंग करा, वुशु में एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लेके आई और आज वो NIS कोच है हरियाणा में। ठीक है। तो लड़कियां, ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियां पीछे हैं, लड़कियां बहुत आगे हैं मार्शल आर्ट्स में। लेकिन हाँ, मतलब जो लोग अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ते वो लोग पीछे हैं। जिन लोगों के बारे में, जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, उनको स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स का पता नहीं है। नहीं तो मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी आर्ट ऐसी है जो स्पोर्ट्स कोटे में है। आर्मी, पुलिस, BSF, रेलवे, सब जितना भी गवर्नमेंट विभाग है उसमें स्पोर्ट्स कोटे का फॉर्म निकलता है। आप स्पोर्ट्स कोटे का फॉर्म भर के डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं जो मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स कोटे में है। जैसे सपोज करो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स की आर्ट स्पोर्ट्स कोटे में है। जैसे आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बच्चे भी सर्च करेंगे तो उनको स्पोर्ट्स कोटे में मिलेगा। और मेरे खुद के कई स्टूडेंट एज ए स्पोर्ट्स कोटा आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं, अदर कंट्री में भी हैं, US आर्मी में भी हैं, कनाडा आर्मी में भी हैं और रशिया आर्मी में भी हैं, यूक्रेन आर्मी में भी हैं। सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर आपके मार्शल आर्ट का क्या फ्यूचर्स है? देखो, मार्शल आर्ट्स का फ्यूचर तो लोकल क्षेत्र से लेकर के नेशनल, इंटरनेशनल सब में है। क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बोला कि जैसे कोई बच्चा अगर ब्लैक बेल्ट, जिस फेडरेशन के अंडर में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर इस फेडरेशन के अंडर में कोई बच्चा ब्लैक बेल्ट का डिप्लोमा करता है तो वर्ल्ड के 68 कंट्री लिस्ट में है जिसकी डायरेक्ट आर्मी ज्वाइन कर सकता है। जैसे अमेरिका है, जर्मन है, जापान है, रशिया है, कनाडा है, तुर्की है, इस तरह से 68 कंट्री लिस्ट में है जिनकी डायरेक्ट आर्मी ज्वाइन कर सकता है। सेकेंड बेनिफिट, अगर कोई मुए थाई का एशियन चैंपियनशिप या इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल रहता है तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम में, इंटरनेशनल मिलिट्री गेम में है तो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उन कंट्रियों को सिलेक्ट करके उसकी डायरेक्ट मिलिट्री को ज्वाइन कर सकता है।
ठीक है। और सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के इंडियन जैसे मैंने अभी बोला स्पोर्ट्स कोटे में है, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, रेलवे, जितना भी गवर्नमेंट है विभाग है, इनमें स्पोर्ट्स कोटे के फॉर्म निकलते हैं। अगर आपने वो मार्शल आर्ट्स का गेम खेला है जो स्पोर्ट्स कोटे में है, तो डेफिनेटली आप स्पोर्ट्स कोटे से डायरेक्ट भर्ती होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस की बात तो हम करते हैं, सेल्फ डिफेंस किस कंडीशन में यूज करना चाहिए? देखिए, सेल्फ डिफेंस के कई सारे प्रकार हैं। हम मार्शल आर्ट्स में जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम अपने बच्चों को शपथ दिलाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को शपथ दिलाते हैं कि वो मिसयूज ना करें, ठीक है। अगर सामने वाले को, अगर हमें हमारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सामने वाला अनजाने में लड़ रहा है, तो हम उसे सॉरी बोल करके हट जाते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि सामने वाला अत्याचार कर रहा है या करने वाला है, तो हम उस अत्याचार के खिलाफ हाथ उठाते हैं, उस अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। हम बुराई के खिलाफ लड़ते हैं। तो सर, क्या कभी ऐसा लाइफ में हुआ आपके साथ में जहां आपको अपने स्किल का यूज करना पड़ा हो, अपने लिए या किसी और के लिए? कोई ऐसा किस्सा? कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मतलब दूसरों को बचाया है। अभी जैसे 2023 की घटना बताता हूँ। मैं उधर से डीएवी कॉलेज की तरफ से मतलब ट्रेनिंग दे के आ रहा था, सहारनपुर चौक क्रॉस कर रहा था। तो सहारनपुर चौक से इधर आने वाली साइड था मैं, ट्रैफिक ज़्यादा था। दूसरी साइड एक नई कार में 4-5 लड़के जा रहे थे। एक बाइक वाला अकेला जा रहा था बेचारा, उसकी मतलब कार वालों ने ही कट मारी, उसके बाइक में लग गई, स्क्रैच आ गया। वो लोग कार से उतर के मतलब हम ट्रैफिक की वजह से धीरे धीरे रुक के चल रहे थे, तो दूसरे साइड का डेफिनेटली दिख रहा था, क्योंकि सहारनपुर से आने वाले साइड में थे तो वो थोड़ी सी ऊंचाई है और उधर सामने वाला एरिया थोड़ा सा ढाल में है। तो सामने से साफ दिख रहा था कि कार वालों ने ही कट मारी जल्दी के चक्कर में, और वो बाइक वाले के हैंडल पे लगा, उसमें कार में स्क्रैच आ गया। वो 4-5 लड़के थे, वो उतर करके जो बाइक वाला था उसको लात घूंसों से मारने लगे। अब उसे इतना मारा कि वो बाइक से नीचे गिर गया। नीचे गिरने पे उसे लातों से मारे जा रहे। जो सामने दुकान वाले थे, कोई फोटो खींच रहा, कोई वीडियो बना रहा, लेकिन जब तक मैं अपनी बाइक दूसरी साइड लगा करके उसे बचाने आया, तब तक उसके मतलब मुंह से बहुत खून निकल रहा था। जो सबसे ज्यादा मार रहा था उसको सबसे पहले मैंने एक किक मारी थी। हमारे में एक माईगिरी किक होती है, स्ट्रेट किक होती है, मैंने स्ट्रेट किक मारी उसे, वो नीचे गिरा। तो दूसरा मेरे तरफ आया तो उसको एक पंच दिया, वो भी नीचे गिरा, ठीक है। तो जो 2-3 थे उन लोगों ने मतलब कहा सर ये हमारी गाड़ी में टक्कर मारा। मैंने कहा मैंने देखा कैसे मारा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अकेला है, फिर वो लड़ने को आया, तो फिर मैंने उन्हें मारा। फिर मैंने उन्हें मार करके उन्हीं कार वालों से उस लड़के को इलाज के लिए 2000 रुपये दिलवाए मैंने। और बाकी जो दुकान वाले थे वो कहने लगे सर आपने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। मैंने कहा हाँ, आप लोग तो बस फोटो वीडियो बनाने के लिए हैं, किसी मजबूर और किसी मजलूम की हेल्प करना तो आप लोगों को आता नहीं है। तो इसलिए मार्शल आर्ट जरूरी है कि आप किसी अत्याचारी के अत्याचार को रोक सकते हैं। कि सर, आप एक इंटरनेशनल कोच हैं, आपकी जो स्किल है, आप किस किस स्किल में रुचि रखते हैं? देखिए, मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी काफ़ी टाइम पहले था, अभी तो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं इंटरनेशनल चीफ जज हूँ, इंटरनेशनल चीफ रेफरी हूँ मार्शल आर्ट्स के फील्ड में, इंटरनेशनल चीफ एग्जामिनर हूँ। बाकी मैं प्रॉपर पहले जो स्टार्टिंग थी मेरी आशियारा कराटे से हुई थी, उसके बाद मैंने कुंफू भी करा है, 7 स्टेप कुंफू का ग्रैंड मास्टर हूँ, सीफू के पोस्ट पे हूँ। मैं ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट्स करता हूँ, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, लायन मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, MMA, मिक्स मार्शल आर्ट, UFC, मुए थाई, ये सारी ट्रेनिंग कराता हूँ। लाठी, तलवार, नानचक, सारी ट्रेनिंग कराता हूँ। जगह जगह कई बार ट्रेनिंग कैंप होता है, उन सारी ट्रेनिंग कैंपों में मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। पहले मैंने पुलिस लाइन में भी ट्रेनिंग दिया है, चक्रोता में 22 राइफल के कमांडोज को भी ट्रेनिंग दिया है। अब तो 22 राइफल है नहीं, लेकिन 2002 के आसपास मैंने 22 राइफल के कमांडोज को भी ट्रेनिंग दिया है। फिर मैंने कई बार मिलिट्री को भी ट्रेनिंग दिया है। सर, आखिर में देश के युवाओं के नाम कोई एक पैगाम? मैं देश के युवाओं को और सभी छात्र छात्राओं को, सभी लड़के लड़कियों को और बड़े छोटे सभी को मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। हमारे देश मार्शल आर्ट्स के फील्ड में बहुत पीछे है। मेरा टारगेट ये है, अब औरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश युद्ध कला में, मैं युद्ध कला का हूँ तो सेल्फ डिफेंस और युद्ध कला का हूँ, तो मैं उसी से संबंधित बात करूँगा कि हमारा देश चाइना और जापान से आगे बढ़े मार्शल आर्ट्स के फील्ड में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।